हमारे साथ आज हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार और गाइड भी आप इन्हें कह सकते हैं सुमित जी हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुमित जी, जब हम शिमला हेरिटेज वॉक की बात करते हैं, लोग अक्सर समझने में उनको समझने में असहजता महसूस होती है। आपने तो शिमला हेरिटेज वॉक पर काफ़ी काम भी किया है, हालांकि आपने 8 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं। तो क्या है ये शिमला हेरिटेज वॉक? शिमला हेरिटेज वॉक बेसिकली इट इज़ लर्निंग अबाउट शिमला। जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें शिमला के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम परसेंटेज है उन लोगों की जो एक्चुअल शिमला के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टी नहीं बिकती, पेप्सी कुरकुरे तो और जगह पे भी बिकते हैं। उसके अलावा खाली रिज और मालरोडी नहीं है, इनके अपना इतिहास है, इनकी अपनी कहानियाँ हैं, इनकी स्टोरीज़ हैं जी। तो वो स्टोरीज़ जिन लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में, तो वो सुन के हैरान होते हैं कि क्या ऐसा भी हुआ था या ऐसी भी कहानियाँ हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ के बारे में हम एज़ इंडिविजुअल, मैं जितनी अवेयरनेस फैला पाया हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी अवेयरनेस है नहीं जितनी होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरा कि जो टूरिस्ट आता है वो भी इस बारे में प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है कि वो शिमला आए तो करे क्या। अक्सर हम देखते हैं कि रिज और माल रोड से टूरिस्ट बाहर ही नहीं निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा गए तो कुफरी जाएंगे या फिर नालदेहरा की तरफ जाएंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिमला में और ऐसी कौन सी जगह हैं जिनके बारे में हमें जानना और बात करना ज़रूरी है? देखिए, शिमला की जगहों की अगर आप बात करें तो शिमला के अंदर ही बहुत कुछ है। जहाँ आप खड़े हुए हैं, इन्हीं जगहों की बहुत सी कहानियाँ हैं। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं चारों तरफ, हर इमारत की अपनी कहानी है। अबाउट हिज हॉलीडे, ऐसा टूरिस्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो सिर्फ घोड़े पे बैठता है, सॉफ्टी खाता है, सेल्फी खींचता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, शक्लें बनाता है और चला जाता है। उनको ये नहीं मालूम कि उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और किस तरह से उनको अपने हॉलीडे को जो है उसमें थ्रिल एंड फ्रिल ऐड करना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट की मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ। मैं कड़वा नहीं बोलना चाहता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस पोर्शन का टूरिस्ट या तो शोर मचाएगा, कूड़ा फेंकेगा और शिमला के आसपास इधर उधर के इलाकों में जाएगा तो लोकल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो टूरिस्ट तो टूरिस्ट नहीं ना हुआ, वो तो टूरिज्म के नाम पे टेररिज्म है एक तरह से। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को भी ऐसी कुछ कहानियाँ शिमला के विषय में बताएं, ऐसे कुछ तथ्य बताएं जहाँ जो बहुत अमेजिंग हो और लोगों को भी शायद पता ना हो। सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात कर लीजिए। शिमला का जो इतिहास है अपने आप में, शिमला बेसिकली कभी भी विजन में था ही नहीं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक ज़माना आएगा, आज से 200 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा जब शिमला एक वर्ल्ड टूरिज़्म मैप पे होगा, या उससे पहले शिमला जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया की राजधानी होगा। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि जहाँ श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, इन सबको मिला के कि पूरा ब्रिटिश इंडिया यहाँ से रूल किया जाएगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। वो एक छोटा सा गांव था, जैसे बाकी गांव होते हैं पहाड़ों में, तो उस तरह का एक गांव था जिसका कोई कनेक्शन भी नहीं था कि दुनिया से, कोई सड़क नहीं थी यहाँ पे। लोग अपना खेतीबाड़ी करते थे, फार्मिंग करते थे और उस पर सर्वाइव करते थे। और लोगों पॉपुलेशन के नाम पे भी ज़्यादा नहीं, 12 या 15 घर थे, दैट्स इट। अब इसके बनने की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पीपल शुड नो दिस। और वो जो कहानी है, जब हम लोग हेरिटेज वॉक कंडक्ट करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बताई जाती हैं। इसके बनने में गोरखों का काफ़ी बड़ा हाथ है, उसके बाद अंग्रेज़ आए, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और अंग्रेज़ों ने इसको जो डेवलप करना शुरू किया, उन्होंने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ एंगल से देखा कि ये एक जगह है जैसे हम अपनी समर कैपिटल बना सकते हैं। वो एक ही स्टेटमेंट थी किसी अंग्रेज़ ने दी पहली कि द क्लाइमेट रिजेंबल्स स्कॉटलैंड, और वही एक बात थी जो उसके ऑफिसर्स को फैसिनेट कर गई और उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट भेज दिया, कैप्टन रॉस, उसके बाद कैप्टन कैनेडी, और उन्होंने शिमला की एक बाउंड्री डेजिग्नेट करी और उसके बाद ये टाउन बनना शुरू हो गया। और उस वक्त भी ये कोई प्लान नहीं था कि इसको एक टाउन के रूप में डेवलप करना है। उन्होंने एज ए रिट्रीट बनाया था। वो लोग खाली छुट्टियां मनाने आते थे और गर्मियों में, क्योंकि
अभी भी आपको मालूम है कि शिमला हिंदुस्तान के जो प्लेन इलाके हैं 47-48 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो उससे बचने के लिए वो लोग यहाँ पे उन्होंने एक रिट्रीट बनाया था कि गर्मियों में हम लोग यहाँ पे आके रह सकें। सर जो ये माल रोड है, अक्सर हमने काफ़ी लोगों से सुना है, कुछ लोग कहते हैं मॉल रोड, मतलब इसका मॉडर्न वर्जन कर दिया है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस माल रोड के पीछे की कहानी क्या है? जब हम माल रोड की बात करते हैं, इसे हम किस तरह से परिभाषित करें? माल रोड बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि स्ट्रीट फॉर द इवनिंग स्ट्रॉल, शाम को घूमने के लिए एक जगह। आप देख रहे हैं कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं है जी। और यूरोपियन टाउन्स में एक पुराने ज़माने में एक टर्म हुआ करती थी हाई स्ट्रीट। ये हाई स्ट्रीट है, प्रोमनाड, जहाँ लोग पैदल चलेंगे, घूमेंगे, वहाँ पे दुकानें होंगी, वहाँ शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे क्लब्स होंगे, वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस होंगे, सिनेमा हॉल भी हो सकते हैं, थिएटर हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट के काफ़ी मतलब आयाम हो सकते हैं वहाँ पे। तो उसको मॉल रोड कहा जाता था। मॉल, अब हमारे मुंह से भी मॉल ही निकलता है, बट एक्चुअली तो माल इसका माल रोड है। हाँ। अब तो हमने बात माल रोड को लेकर तो की ही की, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्पेशली जब हम शिमला की बात करते हैं, बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। तो आपको स्पेशली क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फैसिनेशन कहाँ है? क्योंकि हमारा टूरिस्ट जब भी आता है, हम देखते हैं कि टूरिस्ट हमेशा फैसिनेटिंग प्लेस ढूंढता है। बिल्कुल ढूंढता है, लेकिन शिमला में टाउन के अंदर तो खैर बहुत सारी हैं। आप बांस कोर्ट से लेके जो गवर्नर रेजिडेंस है या उसके और पीछे की तरफ से लेके एडवांस स्टडीज़ की बिल्डिंग तक आप चलते रहें तो जितना भी इलाका है, यू आर वॉकिंग थ्रू द हेरिटेज जोन जी। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये अलग अलग आर्किटेक्चर में बनी हुई हैं। करीब 12 तरह का आर्किटेक्चर है शिमला में, मॉडर्न को छोड़ के। उसके अलावा जितनी भी अलग अलग बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये 12 तरह के आर्किटेक्चर में। लेकिन जो डोमिनेटिंग आर्किटेक्चर है, प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर है शिमला का, वो है मॉक ट्यूडर स्टाइल। मॉक ट्यूडर जिसमें हाफ टिम्बर जिसे बोला जाता था। वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग आप देखते हैं जिसमें काला पोर्शन लकड़ी के फ्रेम है और सफ़ेद पोर्शन जो मिट्टी और पत्थर है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉक ट्यूडर। ओरिजिनल इसका नाम था ट्यूडर और 1605 के बाद इसका नाम मॉक ट्यूडर कर दिया, यानी उसे मॉक किया गया। जब हम क्योंकि हम रिज पे ही खड़े हैं, स्कैंडल है वैसे तो, लेकिन जब हम रिज की बात करते हैं तो सबसे पहले इनिशिएट किसने लिया था कि क्योंकि पहाड़ों में तो इस तरह के मैदान बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आया था सर? ओरिजिनली क्या था कि जब एज ए रिट्रीट उन्होंने शिमला को इस्तेमाल करना शुरू किया तो यहाँ पे कोई ओपन स्पेस नहीं था जहाँ पे लोग शाम को घूम सकें, बैठ सकें। रिज पे असल में पुराने ज़माने में मार्केट हुआ करती थी जी। उसको बोलते थे अपर बाज़ार। और वो मार्केट पहले तो मतलब इंडियन मार्केट थी, उसमें कुछ अंग्रेज़ों की दुकानें भी आई, बहुत सारी कंपनीज आ गई उसके अंदर, जैसे हैमिल्टन एंड सन्स, बेरेट एंड कंपनी, फ्रांसिस रामसे और काफ़ी लोग इसमें जुड़ते चले गए। अनफॉर्चुनेटली 1875 में उसमें आग लग गई। तो म्यूनसिपल कमेटी, ये कमेटी होती थी, उसके जो हेड थे एक मिस्टर पेरी निस्बत, उन्होंने आग लगने के बाद वहाँ पे कोई भी जो शॉप है वो अलाउ नहीं करी। उनका आइडिया ये था कि लोग यहाँ पे आएँ, शाम को घूमें फिरें और अपना बातचीत करें, मिलें और उसके बाद अपना जाएं। तो ये आइडिया दिमाग में रखते। अच्छा, दूसरा रीज़न ये था कि कोई अगर पब्लिक फंक्शन करना है, जैसे उस ज़माने में किंग्स बर्थडे होता था या क्वींस बर्थडे होता था या और कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन होता था, गेट टुगेदर होता था, उसके लिए जगह नहीं थी, एनाडेल ग्राउंड जाना पड़ता था उसके लिए। तो उन्होंने छोटी सी जगह इसको क्रिएट कर लिया और तब से लेके अभी तक ये यहाँ पे अभी कोई शॉप वगैरह अलाउड नहीं है, ना कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड है और अभी भी ये हमारा प्रोमेनाड है। अच्छा, आपके विषय में बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ रही थी कि आपने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके विषय में काफ़ी कुछ उनको ढूंढने में मदद की है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रिटिशर आ रहा है, वो अपने एंसेस्टर्स को ढूंढ कर जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इस तरह का कनेक्शन किस तरह है आपका? देखिए, हर इंसान जो है ना अपनी फैमिली से तो जुड़ा होता ही है और अपने एंसेस्ट्री को ढूंढता है वो जी। है ना। मैं भी एक बार निकला था ढूंढने के मेरे पुरखे कहाँ से आए, और मदर साइड भी और फादर साइड फैमिली भी। ब्रिटिश लाइफ करीब 200 साल वो राज करके गए और उसके अलावा उससे पहले वो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। तो इन 350 सालों में
इंडियन लाइफ और ब्रिटिश लाइफ काफ़ी पैरेलल चलती रही है। काफ़ी मिक्स मैरिजेस भी हुई, काफ़ी शादियां भी हुई, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहीं के सिटीज़न बन गए, जो यहीं रह गए और यहाँ पे उन्होंने आके नौकरियां की, स्कूल में गए, पढ़े लिखे, पैदा हुए। तो जिन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई वो यहाँ की सेमेट्रीज़ में बरेड हैं। तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो उनके ढूंढने आते हैं, वो देख सिमेट्री की जब हम यहाँ बात करते हैं, संजौली के पास भी एक सिमेट्री है, सिमेट्री एरिया है, वहाँ कई ब्रिटिशर्स की है ग्रेव। तो आपने कुछ ढूंढा वहाँ, आपको खोज से मिला कुछ? बहुत कुछ ढूंढा जी, बहुत कुछ ढूंढा। मैंने 2009 नवंबर में वहाँ पे अकेले जाके पूरी सिमेट्री पहले तो साफ़ की, पूरी वीड थी उसमें और ग्रेव छुपी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी अगर आप वहाँ जाके कहते हैं मैक्सिमम ग्रेव जो है ना, उनका जो हेड स्टोन है, जो स्लैब स्टोन है, वो गायब हो चुका है। लोग क्या कर रहे हैं उस पत्थर का मुझे समझ नहीं आती। लोग उसको निकाल के ले गए हैं और उसके कोई भी जो इंफॉर्मेशन है ग्रेव के बारे में या किसकी ग्रेव है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितनी भी मैं कर पाया, जितनी अवेलेबल थी वो सारी मैंने अपनी डायरी में नोट करी वहाँ बैठ के, कई दिन लगाए। उसके बाद फिर वहाँ पे एक वेबसाइट बनाया सिमेट्रीज इन शिमला के नाम से, और वो वेबसाइट फिर पॉपुलर हुआ और इस तरह से लोगों ने आना शुरू किया। तो यूरोप में एक्चुअली एंसेस्ट्री रिसर्च बहुत पॉपुलर है। हर आदमी जानना चाहता है कि उसका डीएनए क्या है और उसकी एंसेस्ट्री क्या है। तो इस चीज़ को देखते हुए लोग मेरे पास आए, और फिर जब मुझे लगा कि ये तो अच्छी चीज़ है और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ और उससे टूरिज़्म भी बढ़ रहा है, टूरिज़्म में एक नई तरह का इजाफा था। हालांकि वॉल्यूम बहुत कम है उस चीज़ का, मगर है। तो फिर रिकॉर्ड चेक करने शुरू किए। कॉरपोरेशन के पास रिकॉर्ड है, चर्च के पास रिकॉर्ड है, लेकिन कई जगह पे रिकॉर्ड जो डैमेज भी हो चुका है। ये डैमेज किया गया है, डेलिबरेटली किया गया है। ये लोग बोलते हैं कि वो पाकिस्तान ले गए, पाकिस्तान नहीं लेके गए, ये इन्हीं के लोगों ने वो रिकॉर्ड ले जाके और रजिस्टर जला दिए हैं और फाड़ दिए हैं। ऐसा क्यों सर? ये उनकी आपस की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी आपस की एक टसल है। वो कोई थे यहाँ पे, अब मैं नाम ले दूँ उनका, मिस्टर रैना करके हैं। ही ऑलवेज वांटेड टू रिमेन दी सेक्रेटरी ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी। तो ये बताया ये जाता है कि उनको लोग हटाना चाहते थे और वो हटना नहीं चाहते थे, और गुस्से में उन्होंने सेमेट्री की ज़मीन पे सबसे पहले तो अपना मकान बनाने लगे थे। वो लड़ के उनसे छुड़वाएगी ज़मीन, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो रजिस्टर था वो ले गए और गायब कर दिया। आपसे एक आखिरी सवाल, आप हिमाचल प्रदेश में, चाहे हम शिमला की बात करें, शिमला के पर्यटन के बारे में लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं, अपनी किताबों में भी आपने जिक्र किया है, लेकिन पर्यटन विभाग को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से शिमला के पर्यटन को बढ़ावा मिले? और शिमला ही क्यों, स्पेशली अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे। देखिए, गवर्नमेंट का काम जो है ना वो पैकेज टूर बेचना नहीं है, और ना उनका काम बसें चलाना है, ना उनका काम होटल चलाना है। उनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना। पूरा का पूरा हिमाचल टूरिस्टिक है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, ये 3, और डलहौजी, चंबा, ये जगहें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो रहता है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, जिसमें आपकी सड़कें आती हैं, बिजली आती है, टॉयलेट्स आते हैं, वॉशरूम्स आते हैं, पार्किंग आती है, और उसके अलावा टूरिज़म को प्रमोट करे, एक्टिविटीज़ को बनाए, प्रोडक्ट्स को बनाए। उसके लिए बेशक से आउटसोर्स करे लोगों को, प्रोडक्ट्स बनाए और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाए ठीक से, प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए कि हाँ जी, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये एक्टिविटी हम करवाते हैं, ये इस तरह की आपको जो है हम एक्सपीरियंस देंगे। ये गवर्नमेंट को करना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गाइड्स नहीं है। रजिस्टर्ड गाइड बहुत हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन फील्ड में दिखते नहीं हैं। फील्ड में नहीं दिखते। वो गवर्नमेंट ऑफिस में बोला जाता है कि मैं एक दिन देख रहा था, खाली शिमला के अंदर करीब 200 रजिस्टर्ड गाइड हैं। मनाली में अलग हैं, चंबा में अलग हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रजिस्टर्ड गाइड हैं। बट व्हाट आर दे डूइंग? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उनको ना तो ट्रेनिंग है, ना उनको खुद को नॉलेज है, ना उनकी लैंग्वेज पे पकड़ है, ना उनकी ग्रूमिंग ठीक है, ना मैनर्स एंड एटिकेट्स में उनको प्रॉब्लम। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हिमाचल के बच्चे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो बहुत तहजीब याफ्ता हैं, मगर जहाँ प्रोफेशन की बात आती है, जहाँ एक कमर्शियल एंगल आ जाता है, वहाँ पे आपका बिहेवियर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। उसके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, उसके लिए लैंग्वेज कोर्सेज, उसके लिए
उनकी नॉलेज को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के कुछ कोर्सेज कराए जाने चाहिए और लंबे कोर्सेज हों। ये नहीं कि 5 दिन के लिए कराया, अपना खाना पूर्ति करी और उनके हाथों एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। पिछले दिनों कुछ कोर्स हुए थे और मैं भी उसका एक पार्ट था, कुछ साल पहले की बात है। उसमें करवाया गया, उन्होंने कभी जाखू ले गए, कभी उनको कामना देवी ले गए, और बता कौन रहा है भाई। आप एक प्रोग्राम उनको बनाना सिखाइए, उनको एक आइटनरी बनानी सिखाइए, उनको किस रूट पे चलना है अपने क्लाइंट को लेके, किस तरह से उसको जो है सेटिस्फाई करना है। और सबसे बड़ी बात है कि उस गाइड को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के बहुत तरीके हैं, वो बेचारा गाइड खुद ही नहीं जानता कि गाइड तो मैं बन गया, लाइसेंस तो हाथ में आ गया मेरे, पर मैं अब आगे करूं क्या। तो वो ज़्यादा यहाँ पे या तो विक्ट्री टनल पे खड़ा हो जाता है जाके, या फिर यहाँ स्कैंडल पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है, और जो आता जाता टूरिस्ट उसको रोकता है और उसको बोलता है कि जी होटल चाहिए या आपको गाड़ी चाहिए। दैट इज़ नॉट गाइडिंग, दैट इज़ नॉट गाइडिंग। गाइड एक हिस्टोरियन होता है, गाइड एक नेचुरलिस्ट होता है, गाइड एक प्रोफेसर होता है जो कि पूरे के पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना। किसी यूरोपियन को अगर वो कोई गलत गाइड करेगा तो वो यूरोपियन अपने देश में जाके ये थोड़ी बोलेगा कि जी मेरे को शिमला में गाइड बुरा मिला, वो तो कहेगा मेरे को इंडिया में गाइडों ने तंग किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए गाइड जो आप लाइसेंस तो दे रहे हैं, लेकिन आप उनको ट्रेन तो करें पूरी तरह से, ये ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमने शिमला पर बातचीत की, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन में किस तरह से बढ़ावा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को दिया जा सकता है, इस विषय में भी बात की। और शिमला आने वाले जो पर्यटक हैं उनको शिमला आने से पहले कौन सी ऐसी बातें जानना ज़रूरी है जो शिमला के बारे में बहुत खास है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।